हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 3। पिछली दो पार्ट्स में हमने सीखे थे वेरियस बिजनेस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है जिसमें हम बचे हुए प्रिंसिपल्स को रिवाइज करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th अकाउंट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी वीडियोस को सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। आप वहां पे जाके अपने पुराने कंसेप्ट्स को देख सकते हैं और आज हम जो कंसेप्ट करेंगे उसको भी आप अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 3, जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस कह लीजिए या इसका दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है, इसका एक इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है। ये फ्रेज है डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट, प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। ये प्रिंसिपल कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी आपके अनुमानित प्रॉफिट्स है, जो भी प्रॉफिट्स अभी तक आपने रियलाइज नहीं किए उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड मत करिए, बट जितने भी पॉसिबल लॉस आपको लगता है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है उसको आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। अब ये प्रिंसिपल देखो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फ्रेज बोला है कि डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट्स। आप अपने प्रॉफिट्स को कभी भी इंक्रीज मत करिए, बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी पॉसिबल लॉसेस है उसको आज ही मेंशन कर दीजिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है, ये प्रिंसिपल कभी भी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बेटर पिक्चर शो करने में हेल्प नहीं करता। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू जो भी इनमें से कम है उस वैल्यू पे आप अपने कॉस्ट को शो करेंगे। मान के चलिए आपकी बुक में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस जो है डेट इज इक्वल टू 10,000, बट मार्केट प्राइस उसका है 8,000 रुपीज़। अब इनमें से दोनों में से कौन सा कम है? 8,000 रुपीज़। तो आप बुक्स में क्या शो करोगे? बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो आएगी वो 8,000 रुपीज़ आएगी। इसके अगेंस्ट वाइस वर्सा अगर आपकी कॉस्ट प्राइस मान के चलिए 10,000 है बट मार्केट प्राइस आपका 12,000 रुपीज़ है, तो अब इन दोनों में से कौन सा कम है? 10,000 रुपीज़ कम है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक जो लिखोगे वो कितना लिखोगे? 10,000 रुपीज़ लिखोगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कभी भी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज नहीं करते जब तक वो एक्चुअल में हो ना जाए। बट अगर हमें कोई लॉस नज़र आ रहा है फ्यूचर में तो उस लॉस को हम आज ही शो कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये वाला प्रिंसिपल हेल्प इन क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व्स। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व्स। ये प्रिंसिपल आपको सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्यों? आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जो आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में लॉस होगा तो उसके लिए आपने आज ही अपने डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन बना लिया। अब ये प्रिंसिपल देखो, ये प्रिंसिपल बच्चों के ना कई जल्दी से समझ में नहीं आता। कहता है सर कि ये प्रिंसिपल तो जो है आपको ट्रू प्रॉफिट या लॉस बता ही नहीं सकता। बेटा इसका छोटा सा ड्रॉबैक है, बट ये प्रिंसिपल आपके लिए इसलिए शो करता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा इंक्रीज ना करके जो प्रॉफिट्स अभी तक हुआ नहीं उसको अगर बुक्स में शो करोगे तो उससे आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा एक्चुअल प्रॉफिट से।
तो सर हम लॉस क्यों बनाते हैं, लॉस क्यों शो करते हैं? लॉस बेटा हम इसलिए शो करते हैं ताकि हम अगर आने वाले टाइम में हमें कोई फ्यूचर लॉस हो तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो सके। क्लियर? तो प्रिंसिपल का, अगर इस प्रिंसिपल का हम छोटा सा कंक्लूजन निकाले तो छोटा सा कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइनों का है, डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग असेट्स को हम बुक्स में उस वैल्यू पे शो करते हैं जो प्राइस हमने उसको खरीदने के लिए पे किया है। ठीक है, यानी असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। उसको खरीदने के लिए जितना हमने अमाउंट पे किया उस पे शो करिए, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एग्जांपल के लिए एक बिजनेस ने एक बिल्डिंग को परचेज किया है 5 लाख रुपीज़ में, अब परचेज करा 5 लाख में, तो बुक्स में भी हम इसको 5 लाख पे शो करेंगे। अगर इसकी मार्केट वैल्यू मान के चलिए 3 लाख हो जाए या 10 लाख हो जाए, तो हम मार्केट वैल्यू को कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। क्लियर? अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स में हमेशा असेट्स को जिस प्राइस पे हमने खरीदा है उसी प्राइस पे शो करेंगे। हम असेट्स को सिस्टमैटिकली वे में, बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी आपका डेप्रिसिएशन का मेथड है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उस पे हम ईयर बाय ईयर इसकी वैल्यू को कम करते हुए जाते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको इस प्रिंसिपल में क्या बताया, असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस विच इज पेड टू एक्वायर द असेट्स। क्लियर? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में बी मोर और लेस, कुछ भी हो सकती है, बट हम अपने असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पे ही शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल। देखो अब मैचिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना। हम यहाँ पे मैच किसको करेंगे, यहाँ पे हम मैच करेंगे कॉस्ट विद रिवेन्यू, कॉस्ट विद रिवेन्यू। अब कॉस्ट विद रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे किसी भी बिजनेस ऑपरेशन का, तो जितनी भी कॉस्ट रिवेन्यू को अर्न करने में इंकर्ड हुई है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी रिकॉग्नाइज आवर रिवेन्यू। हम अपनी रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हमारे इस पीरियड में कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई, वेदर दे रिसीव्ड इन कैश और नॉट, चाहे वो कैश में रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, जो भी रिवेन्यू हमने इस टाइम पीरियड में अर्न करी, सबसे पहले उस रिवेन्यू को काउंट करिए। फिर उसके ऊपर होने वाली सारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट उस रिवेन्यू को अर्न करने में खर्च हुई, शुड बी रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे उसकी पेमेंट रिसीव्ड हुई हो या पेमेंट हमने करी है या नहीं करी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। यानी इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रिवेन्यू, जो रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जितनी भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है उसको हम काउंट करेंगे। यानी ऑल द कॉस्ट मैच विद द रिवेन्यू, सारी कॉस्ट को हम किससे मैच करेंगे, रिवेन्यू से। कैसे करेंगे, सबसे पहले रिवेन्यू फाइंड आउट करिए हमारे इस टाइम पीरियड की कितनी रिवेन्यू है, फिर फाइंड आउट करिए जितनी भी कॉस्ट हमने उसके ऊपर खर्च करी है, चाहे वो हमने पे कर दी या नहीं करी, ऑल द कॉस्ट मस्ट बी मैच विद द रिवेन्यू टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ताकि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट कर सके। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस
टू फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की फेयर प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस की ट्रू पिक्चर्स है, उसको डिपिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर? तो अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल्स और पढ़े हैं आज। पहला प्रिंसिपल प्रूडेंस, कि अपने प्रॉफिट्स को कभी भी इंक्रीज मत करिए बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कॉस्ट कंसेप्ट, कि असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस विच इज पेड टू एक्वायर द असेट्स, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मार्केट वैल्यू। थर्ड हमने पढ़ा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू अर्न द रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको जरूर मैच करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है डुअल एस्पेक्ट। अब ये प्रिंसिपल तो हम कई जगह पढ़ चुके हैं। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज द टू अफेक्ट, हर ट्रांजेक्शंस के 2 अफेक्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। अगर हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो दूसरा अकाउंट जरूर क्रेडिट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज द डबल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल समझें कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो यहाँ पर हमारे लिए कैश इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश, तो बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसे हमें अप्लाई करना होता है। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं दैट इज नॉन एज द डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल भी आपके मैचिंग प्रिंसिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले इस टाइम पीरियड की रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड करिए कि हमने कितनी रिवेन्यू इस टाइम पीरियड में अर्न करी है, चाहे कैश आया या ना आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए बेटा। मान के चलिए एक बिजनेस एंटरप्राइजेस ने गुड्स को सोल्ड किया, सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स को सोल्ड आउट किया है ऑन 15 मार्च 2021 में उसने गुड्स को सोल्ड आउट किया 1 लाख रुपीस का। बट जो अमाउंट रिसीव्ड किया है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन ये अमाउंट उसने रिसीव्ड किया है 1 मई 2021 में। ठीक है, अब जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ ऑन 31 मार्च 2021, ये जो रिवेन्यू है 1 लाख रुपीज़ की, क्या ये हम कंसीडर करेंगे? यस, हम ये कंसीडर करेंगे, ये इस टाइम पीरियड की रिवेन्यू है, बिकॉज जो हमने राइट्स लिया था टू गेट द अमाउंट, राइट्स टू अर्न द रिवेन्यू, वो हमारा 15 मार्च 2021 में कंप्लीट हो गया। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल कहता है कि रिवेन्यू आप उस टाइम पीरियड में काउंट करोगे जिस टाइम पीरियड में आप उसका राइट रिसीव कर लोगे। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू रिसीव हो जाएगा, चाहे अमाउंट मिले या ना मिले। रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना और अमाउंट को रिसीव करना, ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। आपने मान के चलिए कोई भी एक एडवांस इनकम रिसीव्ड करी है 15 मार्च को, आपने एक ऑर्डर रिसीव्ड किया, 15 मार्च 2021। आपने ऑर्डर रिसीव किया, जो ऑर्डर आपको कंप्लीट करना था 30 जून 2021 में। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडवांस मिला 50,000 रुपीज़। क्या ये 50,000 रुपीज़ इस टाइम पीरियड की 31 मार्च 2021 की इनकम काउंट होगी? नहीं होगी। ये इनकम कब की काउंट होगी? ये इनकम काउंट होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्यों? आप जो राइट टू रिसीव द इनकम है वो जब आप गुड्स को सप्लाई कर दोगे तब आपको मिलेगा। क्लियर? कंफर्म? एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टुडे क्लास,
वेरीफिएबल प्रिंसिपल। वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, आपके पर्सनल अंदाजे से हटकर होनी चाहिए। ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी स्पॉटेड बाय द प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू परचेज द गुड्स इट मस्ट बी स्पॉटेड बाय द बिल्स। इनवॉइस के थ्रू जो आपके बिल्स होते हैं उसके थ्रू स्पॉट होना चाहिए। अगर आपने गुड्स को सोल्ड किया है फॉर कैश तो कैश मेमो होनी चाहिए। अगर आपने सेल करी है गुड्स क्रेडिट पे तो इनवॉइस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट इस प्रिंसिपल का सीधा सा मीनिंग है कि जो भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है वो मस्ट बी स्पॉटेड बाय द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के द्वारा स्पॉटेड होने चाहिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर सके और फ्रॉड के चांसेस को कम कर सके। क्लियर? ये थे प्रिंसिपल्स। अब आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, सारे नोट्स को बनाना है ताकि आपको आने वाली क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।